नमस्कार, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शब्द क्या है, कहाँ से आए हैं और हम उनका हिंदी भाषा में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में हम शब्दों की परिभाषा और उनके भेदों को विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं शब्द क्या होते हैं। तो शब्द कहते हैं हम वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक होता है बच्चों जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उनको जब हम जोड़ के लिखते हैं, उनका समूह होता है जो, और जिसका कोई अर्थ निकले वो आपका शब्द कहलाता है। आप देखो इधर मैंने एक तरफ जो है निरर्थक शब्द लिखे हैं, एक तरफ सार्थक शब्द लिखे हैं और बीच में क ख ग 3 अक्षर लिखे हुए हैं। क से कमल, ख से खरगोश और ग से गमला। ये तीनों जो अक्षर हैं ये वर्णमाला के शुरुआत के अक्षर हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निरर्थक शब्दों की लाइन में देखो आप, लमक, शगोरक, लामक, ये 3 शब्द हमने लिख तो दिए। वर्णों का समूह तो है हमारे पास, लेकिन इन वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द हैं और ये शब्द भी नहीं कहलाते। शब्द हम किन्हें कहेंगे? यहाँ सार्थक शब्दों के नीचे देखेंगे आप, कमल, खरगोश, गमला, ये 3 शब्द लिखे हैं ना जो। अब इनको हमने क्रम के अनुसार लिखा है। वर्णमाला के वही अक्षर हैं जो हमने इधर लिखे निरर्थक शब्दों के नीचे, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, हमने उनको बिना किसी क्रम के लिखा हुआ था, ठीक है। सार्थक शब्दों में हमने सारे वर्णों को क्रमानुसार लिखा है और जो हमने वर्णों को जोड़ के समूह बनाया है उस समूह का कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वो कहलाता है सार्थक, ठीक है। सार्थक है तो वो समूह जो है वो शब्द कहलाएगा। तो हम इसे इस तरीके से परिभाषित करेंगे शब्द को, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण देखिए। शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति, यानी कि वो उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, शब्द जो हैं हिंदी भाषा में आए कहाँ से हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं उनकी रचना। हमें शब्द मिल गए, फिर हमें उनकी बनावट करनी है, हमें उनको एक क्रम के अनुसार लिखना है, उनकी रचना करनी है। किस तरीके से हम रचना करते हैं वो इसमें जानेंगे। अब रचना हो गई, उनकी बनावट हो गई, अब हम उनको प्रयोग में कैसे लाते हैं, ठीक है। उसके आधार पर हमने इसका तीसरा भेद लिखा है, प्रयोग के आधार पर। चौथा है प्रयोग हमने कर लिया, अब उनके अर्थ किस प्रकार से अलग अलग निकलते हैं तो उसके आधार पर हमने इसका चौथा भाग लिखा है, अर्थ के आधार पर। तो शब्दों के 4 प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अर्थात वह मूल स्रोत यानी वह मूल जगह जहां से शब्द आया है, ठीक है। ये 4 प्रकार हैं इसके। पहले देखते हैं हम तत्सम। तत्सम यानी उसके समान। किसके समान? हम सभी लोग जानते हैं हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए, ठीक है। जैसे शब्दों को हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हम लोग हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग करते हैं। तो वो जो शब्द हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे हस्त है, गृह है, ठीक है। उसके बाद आता है तद्भव, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन करके आए हैं। जैसे हस्त है, हस्त को हमने संस्कृत में हम हस्त बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने उसको संस्कृत में ही ज्यों का त्यों हमने लिख दिया हिंदी भाषा में तो वो तत्सम हो गया। लेकिन अगर हमने हस्त को उसका रूप बदलकर हाथ कर दिया तो वो आपका हो गया तद्भव, यानी कि वो अपना रूप बदल के हिंदी भाषा में आया है। तो जब वो अपना रूप बदल के हिंदी भाषा में आया है तो वो कहलाएगा तद्भव। इसी प्रकार से गृह लिखा है संस्कृत में तो वो तत्सम है, और जब हमने उसका रूप बदल दिया और उसको हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए तो गृह का हो गया घर, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। उसके बाद इसका तीसरा भेद है देशज, यानी देश में जन्मा हुआ। देश जमा ज मतलब होता है जन्मा हुआ। वे शब्द जो देशी बोलियों से
या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल किए गए। जो छोटे छोटे से क्षेत्र बने हुए हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो हम देशी भाषाएं बोलते हैं, जिन बोलियों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ वो बोलियां ही बन के रह जाती हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द हमने हिंदी में लिए हैं, ठीक है, जैसे लोटा, खटिया, हम आम बोलचाल में इसको प्रयोग में लाते हैं, हमने एज इट इज़ इसको हिंदी भाषा में लिख दिया। तो जो शब्द हिंदी भाषा में देशी बोलियों से आए हैं, आम बोलचाल से आए हैं, वो सारे के सारे देशज हैं। उसके बाद चौथा आता है जी विदेशज। अब विदेशज यानी कि विदेश में जन्मा हुआ, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर जाने कितने ही देशों ने राज किया है, ठीक है, कितने ही राजाओं ने राज किया है। तो वो जो अलग अलग भाषाओं से आए थे, ठीक है, तो किसी ने उर्दू भाषा के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया, किसी ने अंग्रेजी भाषा का शब्द का प्रयोग किया, चीनी भाषा हो गई, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके प्रभाव के कारण हमने उनको हिंदी भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही हम अलग अलग विदेशों से आई हुई भाषाओं को जब हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, तो वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं विदेशज शब्द। जैसे है गुब्बारा, ये हमें फ़ारसी से मिला है। कैंची, ये हमें तुर्की से मिला है। स्कूल, वो हमें अंग्रेजी भाषा से मिला है, ठीक है। डॉल, वो हमें अंग्रेजी भाषा से मिला। ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके हम गुलाम रह चुके हैं, तो उनके प्रभाव के कारण हमारी हिंदी भाषा पे भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमने उन शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो वो सारे के सारे क्या हैं, आपके विदेशी शब्द हैं। उसके बाद आते हैं हमारा जो दूसरा भेद है। अब हमें शब्द मिल गए, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति हो चुकी है, हमें शब्द मिल गए कि वो कहाँ कहाँ से मिले हमें। अब हमें मिल तो गए, अब हमें उनकी रचना करनी है। रचना किस प्रकार से करते हैं हम? 3 प्रकार से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। अब आप यहाँ देखो, घर है, हाथी है, तो ये कह रहा है कि जैसे घर है, घर में से मैंने इसको अलग अलग कर दिया, घ जमा र, हाथी में से हा जमा थी, ठीक है। तो अलग अलग करने के बाद ये अपना कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। और जो हमने टुकड़े कर दिए ना, तो ना घ का अर्थ है, ना र का अर्थ है, ना हा का अर्थ है, ना थी का अर्थ है। लेकिन जब हम इन्हीं वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे मैंने घ और र को अलग अलग किया तो निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। लेकिन जब मैंने घ और र को आपस में जोड़ दिया तो बन गया घर, तो वो अपने आप में कोई एक विशेष अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। उसके ऐसे ही हाथी है, हाथी को अगर हम अलग अलग करके देखें तो कोई अर्थ नहीं दे रहा, लेकिन जब हम उसी को दोनों वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद वो अपना एक विशेष अर्थ देता है, हाथी, जिसका मतलब हम सभी जानते हैं, ठीक है, सामने दिया हुआ है पिक्चर में। उसके बाद आते हैं हम यौगिक, यानी योग कर कर इक बनाना, एक करना। योग क्या होता है बच्चों? जमा करना, जोड़ करना, प्लस का साइन जानते हैं ना हम लोग। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यानी उनको जोड़कर बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं सॉरी, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी कि जब हम उस शब्द में से हम अलग अलग कर देंगे 2 शब्दों को तो वो सार्थक है। जैसे ये वाचनालय है, ठीक है, वाचनालय में वाचन जमा आलय, वाचन का अर्थ भी होता है और आले का अर्थ भी होता है। दूध वाला, दूध का अर्थ भी है, वाला का अर्थ भी है, ठीक है। तो अलग अलग करने पे भी ये अर्थ दे रहे हैं। उसके बाद जब हम इनको जोड़ देते हैं आपस में तो भी ये अपना अर्थ दे रहे हैं। वाचनालय अलग अलग करने पे भी सार्थक है और जब हम इनको जोड़ के लिख रहे हैं तब भी ये सार्थक है। वाचनालय यानी लाइब्रेरी, ठीक है, दूध वाला, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग करने पे भी इनका अर्थ आता है और जोड़ने पर योग करके एक करना, यानी जोड़कर एक बना देना, वो आपका यौगिक शब्द में आता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? इसमें रूढ़ का भी
अपना इसमें देखने को मिलेगा आपको, यानी हमने जोड़ा भी है इनमें शब्दों को और हमने उसको रूढ़ कर दिया, यानी वो उसको अपने आप में विशेष कर दिया। तो योग रूढ़, अभी तक हमने रूढ़ को अलग पढ़ा, यौगिक को अलग पढ़ा। अब हम योग रूढ़ तीसरा भेद लेते हैं, जिसमें हम योग भी करेंगे और विशेष अर्थ भी देंगे। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है जी। अब जैसे जलज है, जल जमा ज, यानी जल में जन्मा हुआ। अगर हम लोग जलज बोलेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ना कमल के फूल की पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही बताया जाता है कि जलज अपने आप में एक विशेष अर्थ लिए हुए। लंबोदर, लंबोदर हम गणेश जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनको अलग करने के बाद अलग अलग भी अर्थ हैं, लेकिन जब हम उनको उस आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद वो अपने आप में एक विशेष अर्थ लिए हुए हैं। ठीक है, और वो अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाता है योग रूढ़। आए समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर। अब हमें शब्द भी मिल गए, शब्दों की उत्पत्ति हो गई, हमने उनकी रचना कर दी, अब हम उनका करेंगे प्रयोग। ठीक है, अब हम इनका प्रयोग दो तरीके से करेंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले हम जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकार, विकार होता है जी परिवर्तन। ठीक है, विकार यानी परिवर्तन। अब परिवर्तन किस तरीके से, लिंग वचन काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाए वे विकारी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके चार भेद हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से रूप बदल जाए, लिंग वचन। अब जैसे लड़का है, ठीक है, लड़का का अगर हम लिंग बदलेंगे ना लड़की हो जाएगा, वचन बदलेंगे लड़का हो जाए, लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसमें एक वचन से बहुवचन तक लेके जाते हैं शब्दों को, वो आपके सारे के सारे विकारी शब्द में आ जाएंगे। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये चार भेद हैं इसके। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, लड़के। ठीक है, लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया। ठीक है, काल के अनुसार देखें तो भी ये बदल जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे, मैं, मेरा, काला, काली, आया, आए, आप देखोगे कि इनके हम एक वचन से बहुवचन रूप बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे विकारी में आ जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं अविकारी क्या होते हैं। अविकारी होते हैं वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन ही नहीं आता। ये शब्द जब हम प्रयोग में लाते हैं तो ये एज इट इज रहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, धीरे धीरे, नीचे के, सामने, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इधर पिक्चर्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, ये वाली पिक्चर देखेंगे नीचे, रश्मि रोज पढ़ती है। कब पढ़ती है, रोज पढ़ती है। ठीक है, पढ़ने की क्रिया हो रही है इसमें। और क्रिया विशेषण आप लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा तो क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं, तो उसमें ये आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है क्रिया विशेषण क्या होता है जी, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। अब यहाँ पे रश्मि रोज पढ़ती है, इसमें क्रिया कौन सी होती है, पढ़ने की, और वो कब पढ़ती है, उसमें पढ़ने का समय बता रहा है कि वो रोज पढ़ती है, तो ये रोज जो है ये आपका क्रिया विशेषण है। बस्ता ऊपर रखा है, कहाँ पे रखा हुआ है बस्ता, उसकी जगह बता रहा है, रखने का स्थान बता रहा है, स्थानवाचक। ठीक है, रोज पढ़ती है समय बता रहा है, और यहाँ पे स्थानवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, एक बार दोबारा बता देती हूँ। रश्मि रोज पढ़ती है, कब पढ़ती है, समय बता रहा है वो। ठीक है, बस्ता ऊपर रखा है, ये रखने का स्थान बता रहा है, तो यहाँ पे कालवाचक है पहले में और दूसरे में स्थानवाचक है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं संबंध बोधक। अब ये देखो सामने मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है, घर के सामने बगीचा दिखाई दे रहा है, टोकरी के अंदर फल रखे हैं। अब मेज के ऊपर कंप्यूटर। ठीक है, मेज और कंप्यूटर का संबंध आपस में कौन से शब्द जोड़ रहे हैं,
के ऊपर, घर के सामने बगीचा, घर और बगीचा इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं? के सामने। टोकरी के अंदर फल हैं, टोकरी और फल इनका संबंध कौन सा शब्द बता रहे हैं? के अंदर। तो संबंध बोधक में क्या होता है? एक वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आने वाले दूसरे शब्दों से यानी दूसरे संज्ञा शब्दों से जोड़ा जाए, तो जो जोड़ने वाले शब्द हैं वो आपके संबंध बोधक शब्द, जैसे के ऊपर, के सामने, के अंदर, ये सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक देखिए, सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। सुजाता और नीलम दो नाम है लड़कियों के, हमने इसको और से जोड़ा है। ठीक है, दूसरी पिक्चर में देखते हैं, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। यहाँ पे दो वाक्यांश हैं। ठीक है, एक हमारा मुख्य वाक्य है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। वो क्यों नहीं स्कूल गया? क्योंकि वो बीमार था। तो इनमें जो योजक शब्द लगे हैं वो हैं और इसलिए। ये आपके हो गए समुच्चय बोधक शब्द। उसके बाद है जी, अरे कितना बड़ा मेंढक है, हाय मेरे घर में आग लग गई। अब आप देखो, अरे के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अरे और हाय, ये जो दो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक। इतना ध्यान रखिएगा, विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं वाक्य के आरंभ में लगेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो, और है, इसलिए है, अरे है, के सामने, के अंदर, के ऊपर, कब, कहाँ, ये ऊपर, रोज, ये सब शब्द हैं। इनमें कभी भी लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, काल बदल जाए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हम इनको एज इट इज लिखते हैं, जैसे ये शब्द हैं इनको वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम, चौथा हमारा भेद है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर जो है वो शब्दों के दो भेद हैं, निरर्थक और सार्थक। ये हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी समझा कि निरर्थक शब्द कौन से हैं और सार्थक। निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकले, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक शब्द रामक, टांगी, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। ठीक है, लेकिन हमने इन्हीं अक्षरों को अगर हमने आगे पीछे करके लिख दिया, इनको क्रम के अनुसार लिख दिया, जैसे ऊपर लिखा है रामक, नीचे लिखा है कमरा। ठीक है, वर्ण तो वही है लेकिन हमने इसको क्रम के अनुसार लिख दिया और इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, कमरे का अर्थ होता है। ठीक है जी। उसके बाद है टांगी, टांगी का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे जो गीता लिखा है, गी और ता, इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द, इनके भेद देखिए। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, तो हम इसके भेद नहीं लेंगे। उसके बाद ये सार्थक शब्द है, इसमें कई सारे आ जाते हैं। हम अपनी व्याकरण में देखेंगे कि सार्थक में हम लोग एकार्थी शब्द पढ़ते हैं, अनेकार्थी पढ़ते हैं, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति, संबंधार्थक। इसमें मेरी अलग अलग वीडियोस हैं तो वो देखिएगा। तो अभी हम इतना जानते हैं कि सार्थक शब्द जो हैं वो ये सारे के सारे कहलाएंगे। एकार्थी हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति, संबंधार्थ, ये सारे इसके भेद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम युग्म शब्द। चार भेद तो हो गए हमारे, शब्दों का वर्गीकरण हमने समझ लिया। अब ये हम जानते हैं कि युग्म शब्द होते क्या है। युग्म होता है बच्चों जोड़े। ठीक है, जब हम दो शब्दों को जोड़े के रूप में लिखते हैं, और जोड़े को हम किस तरीके से लिखते हैं? योजक चिन्ह के द्वारा। ठीक है, अब इसको हमने तीन प्रकार से लिया है, आवृत्ति के अनुसार, मिलते जुलते अर्थ के युग्म और विपरीत अर्थ वाले युग्म। ये तीन भेद हैं इसके। आवृत्ति के अनुसार देखिए, आवृत्ति होता है जब एक ही शब्द को आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, जैसे धीरे धीरे, गरम गरम, कभी कभी आदि। जब हम एक ही शब्द को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसी को उसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे, गरम गरम, आप देख रहे हैं ना, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, दो दो बार लिखा है हमने, और बीच में क्या लगाया है हमने? योजक चिन्ह। तो ये आपके आवृत्ति के अनुसार वाले शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिलते जुलते। जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं, चाय वाय हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, जैसे तैसे कर ही लेंगे काम। ठीक है, दुख दर्द बहुत है जमाने में, तो ये जो शब्द हैं आप ये देखो कि चाय वाय, जैसे तैसे, दुख दर्द, ये शब्द मिलते जुलते से हैं।
ठीक है। तो हम आमतौर पे इन शब्दों को प्रयोग में ले आते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके दूसरे नंबर पे आएंगे, जिनको हम लेंगे मिलते जुलते अर्थ के युग्म में। उसके बाद विपरीत, जो बिल्कुल उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थक। ठीक है। सुख दुख, ऊंचा नीचा, लाभ हानि। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एक से बिल्कुल अलग है, उल्टा है बिल्कुल। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है। ऊंचा है या नीचा है, सुख है या दुख है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये तीसरे हमारे उसमें आ जाएंगे, विपरीत अर्थ देने वाले युग्म शब्द। तो आज हमने जाना, ठीक है जी, अर्थ के युग्म शब्द जाने, अर्थ के आधार पर शब्द जाने। ठीक है। विकारी अविकारी प्रयोग के आधार पर जाने। उसके पहले हमने रचना के आधार पर 3 भेद जाने थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है। योग रूढ़। उससे पहले हमने जाना था देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा कि शब्द होते क्या हैं। ठीक है। हम इनको किस तरीके से बनाते हैं, इनकी रचना किस तरीके से करते हैं, इनके प्रयोग किस तरीके से करते हैं, और इनके अर्थ के आधार पर हम किस तरीके से व्याकरण में, हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से आऊँगी आपके सामने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।